Hi everybody, this side Mayank Kataria from the sales team, and today I'm going to present you how eDoc works, about eDocs and what is the mandatory thing, what are the mandatory things for that. So as you know, EaseMyGST is a SaaS-based cloud solution. We having our three products. First is the GST returns, the e-waybill, and e-invoicing. Moving forward, now I'll tell you about the eDoc. What is eDocs? So eDoc refers to e-invoicing and e-waybill. So सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो we'll discuss about the rules. What are the rules, the government expectations and the development done by EMG. So जैसे आप सब लोग जानते हैं 1 अक्टूबर 2020 में जिन कंपनीज का टर्नओवर 500 करोड़ से अब है उनके लिए eDoc लॉन्च हो गया था. उसके बाद जो सेकंड वेव आई थी वो आई थी 1 जनवरी 2021 एंड द थर्ड वेव, द लास्ट वेव बट नॉट द लीस्ट वन, जो थी 1 अप्रैल 2021 से. तो अगर अभी मैं रूल्स की बात करता हूं तो जिन कंपनीज का टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है उनके लिए ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी. अब कुछ बात ये आती है कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी जो अभी भी क्लियर नहीं है बहुत से लोगों को. तो अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करता हूं तो वो B2B इनवॉइसेस है, प्योरली B2B इनवॉइसेस सेल्स की, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस. आपकी B2G रेफर्स टू बिजनेस टू गवर्नमेंट, जो आप अपना माल गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं उसके लिए. आपकी एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस, आपके क्रेडिट डेबिट नोट्स और आपका इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, मींस जो आपका स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उन ट्रांजेक्शन के लिए आपका ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है. और सबसे बड़ी बात ये वर्क करता है रियल टाइम बेसिस पे. लेट्स सपोज आपने अभी एक इनवॉइस बनाया, उसका सेम टाइम पे आपको उसका ई इनवॉइसिंग क्रिएट करना है. अब बात आती है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस की. तो इसमें से गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जो ऑटो अपडेट हो, जो भी आपका GSTR 1 बन रहा है, GSTR 3 भी बन रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए जिसमें कि कोई फेक इनवॉइसेस ना रहे. दूसरा कि जो ई-वे-बिल का जो जनरेशन है वो क्विक जनरेशन हो. पहले जो हम करते थे, पहले हमें ई-वे-बिल के लिए बहुत सारी चीजें देनी पड़ती थी, जैसे कि नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, ईच एंड एवरीथिंग. बट जब से ई-इनवॉइसिंग आया है, ई-वे-बिल का पार्ट इतना स्मूथ हो गया है कि वी नीड टू एंटर सम फ्यू रिक्वायर्ड डिटेल्स सच एज द ट्रांसपोर्ट आईडी और द व्हीकल नंबर, द टाइप ऑफ कार्गो, और हाउ द मटेरियल इज गोइंग, लाइक बाय रोड, by air. So like this kind of information, and you can generate a e-way bill very quickly. And also जो GSTR 1 और GSTR 3 भी है, उसकी जो फाइलिंग हो वो एक्यूरेट लेवल पे हो और एक हाइजीनिकली हो, जिससे कि आप अपना ITC का जो क्लेम है वो अच्छे से ले पाए. अब बात आती है डेवलपमेंट डन बाय EMG. So we have created direct integration with any ERP, let's suppose Genesys, Tele, Navision, SAP or any custom ERP. Custom ERP means जो ERP आपकी IT टीम ने खुद डेवलप किया हुआ है, we can integrate that too with EMG for e-waybill and e-invoicing. And the generation of eDoc in fractions of second, it hardly takes seconds to generate eDoc. And this is a two-way communication work. means मैंने आपकी ERP से डेटा लिया, उसको गवर्नमेंट पोर्टल पे शूट किया, पोर्टल पे जाके उसका वैलिडेशन हुआ, वैलिडेशन होने के बाद मैंने उसका जो सम आया, मींस द एक्नॉलेजमेंट नंबर, IRN नंबर, QR कोड, द डेट एंड टाइम, वो मैंने आपका साथ में जेनेसिस में या फिर किसी आपके ERP में उसको वापस पुट किया. अब आगे चलते हैं. आगे बात आती है द फ्लो चार्ट ऑफ EMG, और यू कैन से द फ्लो चार्ट ऑफ eDoc. So जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन वर्क. वी टेक द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द ERP, फ्रॉम ERP टू EMG. अब जब EMG पे डेटा आता है तो डायरेक्टली हम उसको पोर्टल पर शूट करते हैं. जब पोर्टल पर जाता है वहां पे कुछ वैलिडेशन एरर होते हैं, जैसे कि वैलिडेशन एरर, जैसे कि HSN में कोई इशू तो नहीं है, क्या बिलिंग एड्रेस उसमें कुछ जो पॉस वगैरह उसमें कोई इशू तो नहीं है. तो हर चीज का एक एरर वैलिडेशन होता है. उसके बाद जब वो गवर्नमेंट को लगता है सारी मैंडेटरी फील्ड्स बिल्कुल सही है, इसका एक प्रॉपर स्कीमा है, तो जब ये सब चीजें वैलिडेट हो जाती हैं तब उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक IRN नंबर इशू करती है, एक QR कोड इशू करती है. जब ये सब हो जाता है तो डेटा आपका ऑटोमेटिकली NIC पोर्टल पे मूव करता है, जिसके लिए आप ई-वे-बिल जनरेट कर सकते हैं इजीली. उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स डालनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट ID, द टाइप ऑफ कार्गो कैसा है, और उसके बाद अपना ई-वे-बिल जनरेट कर सकते हो.
जब ये सब चीजें हो जाती है तो उसके बाद T+2 उसके बाद आपका डेटा डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पर मींस ऑन योर जीएसटी अर्बन पर आपका ऑटोमेटिकली अवेल हो जाता है, और यही चीज जो आपका ईवेबल और ई इनवॉइस बन जाता है, यही चीज हम आपका आपकी अकाउंटिंग मींस आपकी ईआरपी में वापस पुश बैक कर देते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे पे बात आती है अचीवमेंट्स, फिगर्स एंड क्लाइंट डिटेल्स। सो लाइक अभी 1 साल हो चुका है ई इनवॉइसिंग लॉन्च हुए, और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था एक तरीके से कि 5 मिलियन इनवॉइसेस को हम पर एनम में उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, बट वी हैव कवर्ड मोर देन 5 मिलियन इनवॉइसेस इन अ ईयर। ऑल्सो ऑन अ पर डे बेसिस आई एम हैंडलिंग 18,000 ई डॉक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब बात आती है कुछ ब्रांड्स की जो हमारा ई डॉक यूज कर रहे हैं, जैसे डी मार्ट, R4 रैबिट, बुकर, रवि संत, रितु कुमार, पंचानन, LDC, रिन्यू बाय, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। और अगर मैं पार्टनर्स एसोसिएशन की बात करता हूं तो IT स्क्वाड who is handling our SAP clients, Nandini, the Tele partner. If I tell you about Valutech Services, they handle Microsoft Dynamics and Microsoft Navision. अब बात आती है challenges faced by the user for eDocs. So इस चीज को एक बड़े छोटे से शॉर्ट में मैं इसको रखा है कि the word is light, LITE. So where L stands for learning, I stands for integration, T stands for training and E stands for error validation. जब ये चारों चीजों का हम इसको बिल्कुल सही हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई चैलेंज बचता ही नहीं है किसी भी ई डॉक को या फिर ईवेबल या ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। अभी जो हमारे यूजर्स को मेनली इश्यूज आते हैं बस इन 4 चीजों में ही आते हैं, जिसको भी हम पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद उनका रिजॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ में उनको आगे करते हैं कि आप अगर नेक्स्ट कोई क्वेरी है तो आप खुद रिजॉल्व उसको कर सकें। अब मैं अपने कॉल को हैंड ओवर करूंगा हर्षित को। Harshit will take over this call. Harshit, please. Yeah, thank you, Mayank. From here onwards, I will take this call. And so there are common validation error, जैसा कि Mayank ने भी explain किया कि e-invoicing generate होता है, e-invoicing को launch हुए approximately 1 year complete हो चुका है, और उसके बाद में जो अभी common validation errors clients क्या face करते हैं वो मैं आपको एक brief idea दे देता हूँ। मास्टर कोड्स एरर मीन्स टू से जैसा कि अभी IRP पोर्टल ने इंट्रोड्यूस किया है मास्टर कोड्स में, जैसा आपका UQC कोड हो गया, स्टेट कोड हो गया, टैक्स रेट्स हो गया, वैलिड HSN कोड हो गया, या फिर जो स्टेटस है काउंटर पार्टी का GSTN का वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, सस्पेंडेड है, तो वो सारी चीजें मास्टर कोड्स में कवर होती हैं। सपोज यूजर हैज जनरेटेड एन इनवॉइस and that data has been pushed to the IRP portal, then the error is thrown as invalid HSN code or invalid state code, or state code is not related to the PIN code, or PIN code is not related to the pattern mapping to the state code, or invalid UQC, invalid tax rate in respect to the HSN code. नेक्स्ट आता है यहाँ पर GSTN ऑफ काउंटर पार्टी एंड ट्रांसपोर्टर। सपोज यूजर ने एक ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, आफ्टर दैट द यूजर को ई वे बिल जनरेट करना है, उसके अगेंस्ट में उनको पार्ट ए के केस में ट्रांसपोर्टर आईडी मेंशन करना होता है। सपोज यूजर के पास में ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं है तो यूजर को अपना सेल्फ GSTN या ऑन व्हीकल से अगर जा रहा है, गुड्स मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर ऑनर का सेल्फ GSTN आएगा, सेलर का। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन विद रेस्पेक्ट टू इनवॉइस। यूजर जैसे एक इनवॉइस बना, इनवॉइस के अंदर में मल्टीपल लाइन आइटम्स हैं। लाइन आइटम्स के केस में अगर वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक है यूजर के एंड पे, या टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट वहां पर मेंशन है उस टैक्स रेट से उसका कैलकुलेशन जो टैक्सेबल अमाउंट है उससे कैलकुलेशन करेक्ट नहीं हुआ, या फिर उसमें जो डिस्काउंट अप्लाई हुआ है वो डिस्काउंट इनवॉइस लेवल पे भी अप्लाई हो गया या फिर लाइन आइटम लेवल पे भी अप्लाई हो गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर वैलिडेशन एरर है, यूजर का डेटा वहां पर गलत रिफ्लेक्ट ना हो IRP पोर्टल पे। नेक्स्ट आता है इनवॉइस लेवल वैल्यूज। यूजर ने टैक्सेबल वैल्यू मेंशन कर दिया बेस्ड ऑन लाइन आइटम्स, या टैक्स रेट मेंशन कर दिया, तो वो टोटल जो आपका टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है या टोटल टैक्स रेट बन रहा है या टोटल टैक्स अमाउंट बन रहा है इंक्लूडिंग द राउंड ऑफ अमाउंट, वो करेक्ट वैलिड हो, करेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर वो वैलिडेट होके आपका IRP पोर्टल पे जा रहा है या नहीं जा रहा। ये सारी पॉइंट्स वहां पर वैलिडेट होते हैं इज माई GST पोर्टल पे विद द हेल्प ऑफ IRP पोर्टल पे जब आपका इनवॉइस पुश होता है। नेक्स्ट आता है
अब जो इनवॉइस आप बना रहे हैं, यूजर या टैक्स पेयर जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो 1000 लाइन आइटम से एक्सीड नहीं कर सकता। उसमें मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1000 लाइन आइटम्स का ही है। अगर उससे लाइन आइटम एक्सीड करेगा 1000 से, तो वहां पर वो जनरेट करने नहीं देगा, वैलिडेशन एरर थ्रो होगा एप्लीकेशन एरर का। नेक्स्ट आता है अदर स्पेसिफिक एरर्स। सपोज यूजर ने आईआरएन ई इनवॉइस जनरेट करने का के लिए आईआरपी पोर्टल पे रिक्वेस्ट हिट किया, और उसके अंदर में अगर सेम लाइन आइटम आईडी मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रहा है, तो वो भी उसमें एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर डिफरेंट एक यूनिक लाइन आइटम आईडी होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में वो टैक्स रेट के और एचएसएन कोड के रिस्पेक्ट में वो वैलिडेट होता है। नेक्स्ट, शिफ्ट टू स्टेट कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में अगर जैसे बायर के केस में वहां पर स्टेट आता है अदर्स, और शिफ्ट टू के केस में अदर टेरिटरी। एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट ने एक स्कीमा डिफाइन किया हुआ है, उसके बेस में बायर के केस में वहां पर आपको 99, और शिफ्ट टू के केस में, शिफ्ट टू स्टेट कोड के केस में आपको 96 मीन्स टू से अदर टेरिटरी मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट आईआरएन। सेम इनवॉइस नंबर पे आप सेम इनवॉइस नंबर पे या सेम डॉक्यूमेंट नंबर पे आप रिक्वेस्ट री इनिशिएट नहीं कर सकते। एक वैलिडेशन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, अगर आप करते हैं फिर से सेम पे रिक्वेस्ट इनिशिएट सेम इनवॉइस नंबर पे, तो वहां पर एक डुप्लीकेट आईआरएन का आपको वार्निंग मैसेज शो होता है कि इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में आपका ऑलरेडी आईआरएन जनरेटेड है। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन टिल 24 आवर्स। अगर आपका आईआरएन जनरेट हो गया, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, क्यूआर कोड मिल गया, आईआरएन नंबर मिल गया, उसके रिस्पेक्ट में एक्नॉलेजमेंट टाइम भी मिलता है। जो एक्नॉलेजमेंट टाइम होगा उससे 24 आवर्स तक ही, उससे जैसे आपका आज की डेट में जनरेट हुआ, तो उस जो टाइम मिलेगा आपको, उस टाइम से 24 आवर्स के अंदर में ही आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो यूजर कैंसिल नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको आप उसके बाद में कैंसिल भी नहीं कर सकते। एक बार आईआरएन जनरेट हो गया तो वो मॉडिफाई भी नहीं हो सकता। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप उस केस के आगे, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इशू करें, और एक नया, या फिर एक क्रेडिट नोट इशू करने के बाद में एक नए इनवॉइस नंबर पे नया आईआरएन जनरेट होगा। नेक्स्ट आता है बेसिक स्कीमा एरर्स। बेसिक स्कीमा एरर्स में यहाँ पर बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन से जो डेटा आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है। स्टैंडर्ड एक्सेल अपलोड का भी फॉर्मेट फीचर अवेलेबल है। तो बेसिक स्कीमा एरर्स क्या क्या यूजर्स फेस करते हैं वो एक बार स्क्रीन में आपको कर देता हूँ। बेसिक मैंडेटरी फील्ड्स मीन टू से गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग वहां पर जो स्कीमा प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग 28 मैंडेटरी फील्ड्स हैं, और 18 ऐसे फील्ड्स हैं जो कंडीशनल मैंडेटरी हैं। सपोज एक्सपोर्ट के केस में आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो डिफरेंट होता है, और फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूज वहां पर मेंशन्ड होती हैं। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन देयर आर 18 कंडीशनल मैंडेटरी फील्ड्स। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, बायर एंड सप्लायर डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, इनवॉइस डिटेल्स एटसेट्रा। सो दीज आर कवर्ड अंडर बेसिक मैंडेटरी फील्ड। नेक्स्ट है फील्ड स्पेसिफिकेशन एरर। सपोज कोई कॉलम है, उसके अंदर में अगर उसका डेटा टाइप डिफाइंड है, सपोज वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, डेसिमल्स में होना चाहिए, नंबर्स में, या डेट फॉर्मेट में, या उसका लेंथ है वो उससे एक्सीड, तो जैसे बायर का एड्रेस हो गया, सेलर का एड्रेस हो गया, वो एड्रेस वन फील्ड में 100 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 100 से एक्सीड करेगा तो वहां पर वो एरर थ्रो करेगा। या फिर अगर इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर आपका 16 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। या फिर डेट फॉर्मेट है तो उसमें हाइफन नहीं होना चाहिए, स्लैश ही एप्लीकेबल है। तो वो डिफरेंट फील्ड स्पेसिफिकेशन एरर्स में उसको बाइफिकेट किया गया है। नेक्स्ट आता है इनवैलिड जैसे स्कीमा। जो यूजर स्टैंडर्ड एक्सेल के थ्रू उसको प्रोसीड करते हैं उनको अबव मेंशन्ड एरर फेस होते हैं। अगर कोई इंटीग्रेशन के थ्रू डेटा पुश हो रहा है ऑन द इसमाईजीएसटी पोर्टल या फिर गवर्नमेंट पोर्टल पे, तो उसमें इनवैलिड स्कीमा, सपोज वहां पर स्कीमा का एक फॉर्मेट होता है, अगर वहां पर बैक स्लैश लगा हुआ है या फिर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर एप्लीकेशन एरर का एक मैसेज थ्रो होता है कि आपका जो जेसन है वो फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वैल्यूज ओनली अलाउड। एक पर्टिकुलर कॉलम की बात करते हैं या फिर मल्टीपल कॉलम्स हो गया, जैसे इनवॉइस नंबर का कॉलम है, अगर उसमें हम एक इनवैलिड फॉर्मेट देंगे, या फिर डॉक्यूमेंट टाइप का जो कॉलम है उसमें एक इनवैलिड फॉर्मेट हमने प्रोवाइड किया, सपोज डॉक्यूमेंट टाइप में अलाउड है इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, या फिर ट्रांजेक्शन टाइप बात करते हैं तो रेगुलर हो गया,
एक्सपोर्ट विद पेमेंट हो गया, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट हो गया, तो एक स्पेसिफिक वैल्यूड ही उनमें अलाउ होती है। उसके अलावा अगर हम कोई और फॉर्मेट उसमें अप्लाई करेंगे तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वहां पर एक आपको एरर मिल जाएगा कि स्पेसिफिक फील्ड यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया है। So these are the basic schema errors which the user is facing while generating the e-invoice. So next topic is how e-docs impact on GST returns. Suppose user e-invoice डेली बेसिस पे और रियल टाइम बेसिस पे जनरेट कर रहे हैं। रियल टाइम पे जनरेट करने के बाद में उसका जीएसटी रिटर्न्स पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है? जो गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, जो फीचर्स लॉन्च किए हैं उसका इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है जीएसटी रिटर्न पे, वो फीचर्स मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटीआर 1 प्रिपरेशन एंड फाइलिंग पे। जैसे ही आप आईआरएन जनरेट करते हैं, जो एक्नॉलेजमेंट डेट और टाइम आपको मिलता है उससे T+2 मतलब 48 आवर्स के बाद में वो डेटा एज इट इज ऑटो पॉपुलेट हो जाता है गवर्नमेंट पोर्टल पे, मतलब जीएसटी पोर्टल पे वो डेटा आपका जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जैसे आप जिन भी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में आपका ई इनवॉइसिंग एलिजिबल है या एप्लीकेबल है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, B2B के केस में, क्रेडिट नोट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में, तो वो सारा डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है T+2 टाइम के साथ में जीएसटी पोर्टल पे। नेक्स्ट, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर 2A एंड 2B। जब जीएसटीआर 1 फाइल हो जाता है ऑन द ड्यू डेट के बाद में, और जो आईएफएफ का डेट होता है, आईएफएफ में डेटा जो टैक्स पेयर सबमिट कर देते हैं बेस्ड ऑन क्वार्टरली रिटर्न, उनका डेटा भी आफ्टर द ड्यू डेट वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है जीएसटीआर 2A एंड 2B में फॉर द पर्टिकुलर टैक्स पेयर। आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1 फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, द 2A and 2B automatically generated on the government portal itself. So with the help of e-invoicing, the data of GSTR 2A and 2B is auto-populated. Next is reconciliation under GST. आपका 2A और 2B दोनों का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया, उसके बेसिस पे ही उसमें आपको आईआरएन नंबर और आईआरएन की डेट मिलती है कि इनवॉइस डेट क्या थी, आईआरएन नंबर क्या है, और ये आईआरएन कौन सी डेट को जनरेट हुआ है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑटो पॉपुलेशन जो 2A और 2B हो रहा है उसके बेसिस पे आपका रिकंसाइल भी होगा। जिससे आपकी सपोज कोई एक डुप्लीकेट एंट्री निकल रही है या फिर जो भी आपने एक गलत एंट्री कर दी इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो उसमें आपको प्रॉपर रिकंसिलेशन में हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ ई इनवॉइसिंग। ई-वे बिल डेटा ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन ई इनवॉइस। जैसा कि ई इनवॉइस का डेटा T+2 टाइम के साथ में ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटी पोर्टल पे, ऑन द सेम टाइम वही डेटा आपका ई-वे बिल पोर्टल मींस टू से एनआईसी पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है सेम इन द सेम टाइम। सपोज यूजर ने आईआरएन जनरेट कर दिया, उसका ई-वे बिल जनरेट करना है, तो सेम डिटेल्स आईआरएन नंबर के साथ में आप उसका ई-वे बिल डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। तो वो फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल होता है और ई-वे बिल का डेटा भी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है सेम एज जीएसटी पोर्टल। जीएसटी रिफंड्स, कुछ टैक्स पेयर्स या कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर जीएसटी रिफंड्स की स्कीम पे एप्लीकेबल होती है। सपोज आरसीएम के केस हो गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या फिर एक्सपोर्ट का केस हो गया, तो उस केस में यहाँ पे जीएसटी रिफंड्स का एक फीचर भी मिलता है। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ई इनवॉइसिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो जीएसटीआर 1 के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के इनवॉइसेस बनते हैं, सेम वे में आपका ई इनवॉइस भी उसका जनरेट होता है, जिससे कि जो आपका रिसिपेंट है उसको जीएसटी रिफंड्स लेने में इजी रहे। नेक्स्ट आता है जीएसटी ऑडिट्स। बेस्ड ऑन द आईआरएन डिटेल्स आप डुप्लीकेट नंबर पे जनरेट नहीं कर सकते, फेक इनवॉइसेस जनरेट नहीं कर सकते, या फिर आपका जो डेटा है वो भी प्रॉपर वैलिडेट होके आईआरपी पोर्टल पे जाता है, आईआरपी पोर्टल से वैलिडेट होके आपका वो ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटी रिटर्न में। तो उससे आपको जीएसटी ऑडिट में भी हेल्प मिलती है, आपका डेटा प्रॉपर एक फिल्टर आउट होके डेटा आपका प्रॉपर आपको मिलता है। उसके बाद में यहाँ इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो जीएसटी रिटर्न पे है और जीएसटी ऑडिट्स में है। तो this is the impact of e-docs on GST return. Thank you, Arshit. Thank you so much for giving a very quick brief regarding e-doc. So we are closing this session. But अगर आपको बाद में कोई queries आती है तो आप please reach कर सकते हैं. Mail ID and phone number are here. So thank you so much.